227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट से भरा एक मलेशियन विमान आधी रात को अचानक गायब हो जाता है और जब सुबह होती है तो विमान का नामो निशान तक नहीं मिलता। सभी रडार खंगाल दिए जाते हैं, महंगे से महंगा समुद्री अभियान चलाया जाता है और हाथ लगती है तो सिर्फ नाकामयाबी, जिसके बाद आती है कुछ थ्योरीज और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। तारीख थी 8 मार्च 2014, जब रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। MH370 के मेन पायलट थे कैप्टन जहरी अहमद शाह, जिन्हें कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से आगे वियतनाम एयर ट्रैफिक से संपर्क साधने का निर्देश दिया जाता है। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. इसके बाद रात के तकरीबन 1:20 पर MH370 का कुआलालंपुर से संपर्क टूट जाता है, जिसके बाद कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले ये सोचने लगते हैं कि प्लेन वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल जोन में पहुंच चुका होगा, और ऐसा होता भी है। लेकिन तभी वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये नोटिस करता है कि MH370 उनके जोन में आया और महज 30 सेकंड में उनके रडार से कहीं गायब हो गया, जिसके बाद वियतनाम के एयर ट्रैफिक वाले MH370 से लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना तो उन्हें MH370 से कोई रिस्पॉन्स मिलता है और ना ही उन्हें उसकी लोकेशन का पता चलता है। जिसके ठीक 20 मिनट बाद वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुआलालंपुर को सारी बातें बता देता है, लेकिन उस समय कुआलालंपुर उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता और फिर सुबह के 6:30 बजते हैं। ये वो समय था जब MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन तब तक MH370 रहस्य की दुनिया में खो चुका था। ना तो MH370 बीजिंग पहुंचा और ना ही वहां उसकी कोई लैंडिंग हुई। MH370 की सूचना न मिलने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और प्लेन को खोजने की कोशिश की जाती है। MH370 साउथ चाइना सी से गायब हुआ था, इसलिए सर्च ऑपरेशन का केंद्र उसे ही बनाया गया। आपको बता दें, ये एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स MH370 को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी MH370 का नामो निशान तक नहीं मिला। दिन पर दिन बीतते गए और MH370 का रहस्य ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद MH370 की कहानी में एक नया मोड़ आया, जहां ये बताया गया कि एक मिलिट्री रडार ने MH370 को उसी रात 2 बजे के आसपास स्पॉट किया था। उस मिलिट्री रडार के अनुसार MH370 का आखिरी लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास कहीं था। उस मिलिट्री रडार से मिली इस इंफॉर्मेशन ने MH370 की गुत्थी को और उलझा दिया। अब सवाल था तो सिर्फ एक, आखिर MH370 गया तो गया कहाँ? इसके बाद सैटेलाइट से मिली एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जांच की गई और अन्य अनुमानों द्वारा भी खोजी अभियान चलाए गए, लेकिन कहीं भी प्लेन का एक सुराग तक नहीं मिला। लेकिन उसके 1 महीने बाद MH370 के खोजी अभियानों में कुछ बड़े बदलाव किए गए। अब तक चल रहे सभी सर्च ऑपरेशंस को बंद करते हुए समुद्र की गहराई में सर्च ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। प्लेन की खोज में चलाया गया अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन था, जिसमें बड़े बड़े देशों ने सहायता की और बड़े हाई लेवल पर छानबीन की गई। लेकिन पूरे 3 साल की मेहनत और $160 मिलियन खर्च करने के बाद भी कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद थक हार कर इस सर्च ऑपरेशन पर भी रोक लगा दी गई। प्लेन की खोज में अभी तक सिर्फ असफलता ही हाथ लगी थी, लेकिन साल 2015 के जुलाई महीने में पहली बार MH370 से जुड़ा कोई सबूत हाथ लगा था, जब एक मेडागास्कर आइलैंड पर मिले किसी रहस्यमय प्लेन के टुकड़े की पहचान MH370 के टुकड़े के रूप में की गई, जिसके बाद मेडागास्कर आइलैंड और उसके आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी गई। यही नहीं, MH370 की तलाश में दुनिया के हर आइलैंड की जांच की गई
इस प्रकार दुनिया के अलग अलग आइलैंड से MH370 के पूरे 27 टुकड़े बरामद किए गए। हालांकि इन टुकड़ों के मिलने से पहले MH370 से जुड़ी अनेकों कहानियां चल रही थी, जहां इसे एलियन एक्टिविटी से भी जोड़कर देखा जा रहा था। तो कुछ कहानियों के अनुसार MH370 समुद्र के किसी गुप्त बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो चुका था, लेकिन MH370 के मिले टुकड़ों ने इन सभी कहानियों को झूठा साबित कर दिया। दुनिया के विभिन्न कोनों से मिले MH370 के टुकड़े ये साबित कर रहे थे कि जरूर उस रात MH370 किसी भारी दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस बात ने MH370 की बुझती उम्मीदों को फिर से हवा दे दी और साल 2018 में इसी उम्मीद के साथ ओशन इन्फिनिटी नामक एक अमेरिकन कंपनी सामने आई। ओशन इन्फिनिटी ने MH370 की खोज में दिलचस्पी दिखाते हुए मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के आगे ये शर्त रखी कि अगर उन्हें MH370 नहीं मिला तो वो कोई भी फीस नहीं लेंगे। फिर क्या था, ओशन इन्फिनिटी अपने पूरे जज्बे के साथ विमान की खोज में लग गया, जिसमें उन्होंने अपने हर एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद ली और हर स्तर से जांच की। लेकिन अफसोस, उनके हाथ कुछ नहीं लगा और ओशन इन्फिनिटी का मिशन भी फेल हो गया। लेकिन ये तो कहानी की शुरुआत थी। अभी मलेशियन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाकी था। मलेशियन पुलिस ने समुद्र की खोज करने के बजाय फ्लाइट के पैसेंजर्स की तहकीकात पर मुख्य रूप से फोकस किया। मलेशियन पुलिस की तहकीकात में सबसे पहला नाम विमान के मुख्य पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह का आया, जिनके बारे में ये कहा गया कि 53 वर्षीय जहारी अहमद शाह सुसाइडल मेंटल स्टेट में पहुंच चुके थे। वे खुदकुशी करना चाहते थे और उन्होंने एक लंबी प्लानिंग के तहत जानबूझकर उस प्लेन को क्रैश किया था। लेकिन एक लंबी छानबीन के बाद कैप्टन जहारी अहमद शाह निर्दोष साबित हुए और इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया गया। जांच में ये माना गया कि कैप्टन जहारी फाइनेंशियली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग थे। उनके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। कैप्टन जहारी अहमद शाह के निर्दोष साबित होने के बाद विमान के हाईजैक होने की संभावना जताई गई, जिसके बाद विमान में सफर कर रहे अन्य 2 पैसेंजर्स पर सवाल खड़े किए गए, जिनमें पहला था पौरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद और दूसरा था दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा। ये दोनों ईरानियन थे और फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इन फेक पासपोर्ट्स के अलावा इनके खिलाफ कोई दूसरा सबूत नहीं मिला और इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन MH370 की पड़ताल में एक और बात का दावा किया गया। इस दावे में ये माना जाता है कि विमान में किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई होगी और इसी वजह से सभी यात्री बेहोश हो गए होंगे, यहाँ तक कि पायलट्स भी होश में नहीं रहे होंगे, जिसके बाद प्लेन ऑटो पायलट मोड में चलने लगा होगा। लेकिन फ्यूल खत्म हो जाने के बाद प्लेन समुद्र की किसी गहराई में क्रैश हो गया होगा। अब समुद्र इतना विशाल है कि कोई भी चीज आराम से विलुप्त हो सकती है, क्योंकि समुद्र की गहराई का कोई छोर नहीं। तो हो सकता है कि विमान समुद्र के किसी कोने में आज भी पड़ा हुआ हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर समुद्र के किस कोने में है 370? रिचर्ड गॉडफ्रे नामक एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने इस सवाल का जवाब देने का दावा किया। रिचर्ड गॉडफ्रे ने रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के माध्यम से MH370 से जुड़ी कुछ कैलकुलेशंस की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने MH370 का इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। रिचर्ड गॉडफ्रे का दावा है कि उनके बताए गए पॉइंट पर समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई में आज भी MH370 मौजूद है। हालांकि रिचर्ड गॉडफ्रे की इन बातों की आलोचना भी खूब हुई, जिसका कारण ये था कि वे जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे वहाँ पहले भी खोजें की जा चुकी हैं और वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस बात पर रिचर्ड गॉडफ्रे ये तर्क देते हैं कि उस स्थान पर सही से खोज नहीं हुई। अगर उनके बताए तरीके से खोज की जाए तो MH370 खोजा जा सकता है। आपको बता दें कि MH370 की खोज में एक ड्रिफ्ट एनालिसिस की भी जांच की गई थी, जिसमें रिचर्ड गॉडफ्रे के दावों को सच माना गया था। लेकिन कुछ सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। क्या विमान को पायलट ने ही समुद्र में डुबोया था? क्या ईंधन खत्म होने के बाद विमान समुद्र में गिर गया था? इन सवालों के जवाब के बिना विमान के लापता होने की पहेली सुलझ नहीं सकती।
दोस्तों मान लेते हैं कि MH370 के साथ दुर्घटना हुई और वो समुद्र में क्रैश हो गया, लेकिन जहां एक और समुद्र में डूबी हुई बड़ी से बड़ी चीज को भी खोज कर निकाल लिया जाता है, यहाँ तक कि टाइटैनिक को भी समुद्र में खोज लिया गया था, लेकिन आज तक MH370 का पता क्यों नहीं चला। खैर, MH370 से जुड़े अभी कई अनसुलझे सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।